Rahim. Class 10 Mathematics Unit 22 Basic Statistics Introductory Lecture. So Basic Statistics Statistics असल में क्या होता है कि एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो डील करती है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विथ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो एक स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है किससे? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से. ठीक है, तो असल में इस चीज़ का पर्पस क्या होता है फिर? ताकि वो क्या है, टू मेक अ वाइजर डिसीजन. ठीक है, ताकि क्या हो, एक अक्लमंदाना फैसला किया जा सके. सही है, तो सबसे पहला स्टेप आप यानी कि आपका क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स में, दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, एनालिसिस होती है, उसके बाद क्या होती है उसकी आखिर में इंटरप्रिटेशन होती है. और ये जो अमल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, तो अब जैसे हम अगर एक मिसाल लें तो मिसाल ये कि जैसे सपोज हम एक क्लास है उसमें जो है ना हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डेटा से मुराद कि हम जो है ना स्टूडेंट से अगर ग्रेड्स पूछते हैं कि भाई आपका एग्जाम में क्या ग्रेड आया, कोई कहेगा कि भाई बी ग्रेड है, कोई किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, किसी का A1 होगा. तो इस तरह से क्या होंगे वो ग्रेड्स जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं बाय क्वेश्चनिंग, वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो एक डेटा आ रहा है. तो सबसे पहले यानी कि हमने सबसे पहले क्या करा, इसको डेटा को कलेक्ट किया. ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया. उसके बाद सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या होगा कि उस डेटा को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज से मुराद उसको कोई ना कोई क्या करेंगे, तरतीब देंगे, या तो फर्स्ट में A1 वालों को रखें, या फिर बी उसके बाद क्या करें, बी वालों को रखें, फिर उसके बाद क्या करें, सी वालों को रखें, इसी तरह फिर वो डी वालों को रखें. तो ये क्या होगी हमारे पास, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी. फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या कहलाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन कहलाएगी. ठीक है, कि भाई हम डेटा को क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे. मतलब पहले हमने ग्रेड्स को इकट्ठा किया, ये हमारे पास कलेक्शन हुई, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस डेटा को जो है ना हमने ऑर्गेनाइज किया, तो कोई तरतीब दी उसको, और कोई क्लासीफाई किया, उसको किसी ग्रुप की फॉर्म में लिखा. सही है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है. प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे कि भाई प्रेजेंटेशन या तो आप सपोज आपने किसी ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, या तो फिर आपने किसके क्या कर दिया कि जो है ना किसी टेबल फॉर्म में लिख दिया, या फिर जो ना किसी हिस्टोग्राम की फॉर्म में लिख दिया, मैं उस पर रिप्रेजेंट कर दिया मतलब आपने, या फिर किसी जो है पॉलीगॉन की फॉर्म में जो है ना उसके रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये आपके पास क्या कहलाती है, उसकी प्रेजेंटेशन कहलाती है. मतलब आपने किसी न किसी ग्राफ पे उसको क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया. फिर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास उसकी एनालिसिस होगी कि भाई कौन सा टॉप पर है, कौन से ग्रेड्स ज़्यादा है, कौन से कम है, वो सारी क्या होगी आपकी, वो एनालिसिस होगी. ठीक है, तो फाइनली आप उसकी क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि उसकी तशरीह करेंगे. ठीक है, तो ये सारा अमल ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये एक स्टैटिस्टिक्स कहलाता है. सही है, अब ये सारी चीज़ें क्या थी, देखिए अब जैसे इसका पर्पस भी लिखा हुआ है कि टू मेक अ वाइजर डिसीजन. अब जैसे आपने क्लास में सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी करी, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, तो अब ये इन्फॉर्मेशन सारी किस लिए थी कि ताकि आप क्या कर सकें, एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि अगर क्लास में ग्रेड्स वगैरह जो है वो लो है, तो आया वो किस वजह से है, वो टीचर्स की वजह से, स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट की नाकामी है उसमें, उस स्टूडेंट की जो है ना पढ़ने में कोई वो है ख़राबी है, या फिर कोई टीचर की जो है ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है. तो इसलिए फिर अब उसको एक कोई डिसीजन वगैरह लेने के लिए ये सारा क्या करते हैं हम, ये सारा अमल करते हैं. ठीक है, तो अच्छा आप ये प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे होती है, कैसे हम जो है ना ग्राफ वगैरह पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये देखें कि भाई सपोज ये एक सिर्फ मिसाल के लिए, तो जैसे ये देखिए कि भाई अब सपोज आपके पास जो है ना आपने ग्रेड्स कलेक्ट किए, आपने ग्रेड्स पूछे. ठीक है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, किसी का C है, किसी का D है. ये जस्ट मैंने 4 पॉइंट्स लिए, तो जस्ट शो करने के लिए कि डेटा को जो है किसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सही है, जैसे A पॉजिटिव है, अब A पॉजिटिव हमें पता है कि कितने 85 वगैरह पे होता है. B पॉजिटिव क्या होता है, हमारे पास ये 75 पे रखा गया है कि 70 और 80 के बीच में, इसका मतलब वो किस में होगा, 75 में होगा. इसी तरह फिर C, तो ये जस्ट क्या है, अच्छा ये जस्ट आपको शो करने के लिए डेटा, अब जैसी डेटा मिली हुई होगी उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. वो बार ग्राफ का कहेगा तो बार ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम का कहेगा तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके अलावा ओजायो का कहेगा तो ओजायो बनाएंगे. तो इसी तरह फिर जो भी होगा डेटा को उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह जो है ना, ताकि उसके बाद कैसे उसकी एनालिसिस वगैरह करते हैं. तो अब जस्ट ये जैसे A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव हमने ये एनालाइज किया कि भाई A पॉजिटिव हमें कितने पे मिल रहा है, A पॉजिटिव हमें मिल रहा है, सॉरी, A पॉजिटिव हमें मिल रहा है किस पे, ये हमें 85 पे मिल रहा है. ठीक है, तो ये जस्ट हमारे पास क्या होगी, इसकी एनालाइजेशन वगैरह हो गई. ठीक है, तो अगेन ये सारी चीज़ें जो है ना आपने अब समझ ली होगी
कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक कलेक्शन है, फिर उसके बाद क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद क्या है प्रेजेंटेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन है किसकी, डेटा की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि हम सारा क्या कह रहे हैं कि भाई जितनी भी स्टेटिस्टिक्स है वो सारी किस बेस्ड है, वो बेस्ड है किसके ऊपर, डेटा बेस्ड है। अब डेटा एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि उसकी सबसे बेसिक है कि भाई कलेक्शन वगैरह करें किसकी कर रहे हैं हम, डेटा की कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा की कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन भी डेटा की कर रहे हैं, आखिर में इंटरप्रिटेशन भी इसी डेटा की कर रहे हैं। तो अब असल में ये डेटा है कौन सी भला। तो डेटा असल में होता क्या है, डेटा एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब एक कलेक्शन होती है किसकी, इंफॉर्मेशन की। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई अगर आप क्लास में क्या पूछ रहे हो, ग्रेड्स पूछ रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन मतलब आपको पता, आफ्टर द कलेक्शन आपको जो है ना ये पता चलेगा क्या है कि उसमें कितने ए पॉजिटिव है, कितने उसमें जो है ना बी पॉजिटिव है, इसी तरह कितने फेल है, उसमें कितने पास है, वो सारी आपको कहाँ से पता चलेगी, आफ्टर द कलेक्शन पता चलेगी। तो इसी तरह फिर जैसे हम सर्वे वगैरह करते हैं या फिर कोई इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, तो ये सारी हम क्या कर रहे होते हैं, जब क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चनिंग में क्या है कि भाई जो है ना ये हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई पर्पज होगा उसके बिहाइंड। ठीक है, तो असल में डेटा है क्या, डेटा असल में एक कलेक्शन होती है किसकी, किसी न किसी इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि कलेक्शन और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कलेक्शन होता है या फिर क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। तो जैसे ये मिसाल भी इसकी लिखी हुई है कि क्वेश्चनिंग टू स्टूडेंट अबाउट देयर ग्रेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन करना किससे, स्टूडेंट से उनके ग्रेड्स के बारे में। तो ये जस्ट क्या होगी, एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कि रॉ डेटा। अब रॉ डेटा क्या होती है एक्चुअली, ये एक ओरिजिनल अनऑर्गेनाइज डेटा होगी। ठीक है, जो ओरिजिनल अनऑर्गेनाइज डेटा होती है, अनक्लासिफाइड होती है, अनग्रुप डेटा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मिसाल दी मैंने कि भाई आप जो है ना क्या कर रहे हैं कि भाई सपोज एक सर्वे वगैरह कर रहे हैं, तो अब सर्वे वगैरह में जो है ना आप फैमिलीज से, उनके फैमिलीज के हवाले से पूछ रहे हैं क्या है कि उसमें जो है ना कितने वो सिबलिंग्स वगैरह हैं। तो उसके बाद जो है यानी कि उसके बाद फिर जो है उनके एजेस वगैरह जब आप पूछ रहे हैं, तो ये जब जो भी आप डेटा वगैरह आप कलेक्ट करेंगे, तो उसमें ये क्या है कि जो ना उसमें आप फैमिली मेंबर होगा कि भाई आप किसी फैमिली मेंबर के जो ना 40 बंदा होगा, किसी में 20 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में जो है ना 10 होंगे, और किसी में 4 बच्चे होंगे, किसी में 10 बच्चे होंगे, किसी में जो है ना 2 बच्चे होंगे, किसी में 1 भी नहीं होगा। तो ये सारी जो है ना अब आपको जो फर्स्ट टाइम डेटा मिलती है, वो सारी की सारी क्या होती है, किसी तरतीब की फॉर्म में नहीं होती है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड होती है किसी, तो है ना अनक्लासिफाइड होगी वो। तो फिर वो जो डेटा होगी, जो अनक्लासिफाइड होगी, अनऑर्गेनाइज्ड होगी, जो फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट कर रहे होंगे, वो सारा को क्या कहलाएगा, वो रॉ डेटा कहलाएगा, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड जो डेटा होगा। ठीक है, वो क्या क्या कहलाएगा आपके पास, वो रॉ डेटा कहलाएगा। अच्छा, जैसे सपोज हम नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं, जो जैसे नंबर है 40 है, 49 है, 30 है, 21 है, 55 है, 90 है। अब ये नंबर अगर आप देखेंगे ना, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज कैसे हैं, क्योंकि बस अगर ये किसी ग्रुप की फॉर्म में होते हैं या किसी क्लासिफाइड फॉर्म में होते हैं, तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले छोटा नंबर रखते हैं 21, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, फिर 49, फिर इसी तरह 55, फिर 90। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फिर वो उसका वो क्लासिफाइड डेटा कहलाता है, या फिर जो है ना उसके बाद ये ऑर्गेनाइज डेटा कहलाता। लेकिन अब चूंकि नंबर जो है वो सारे आगे पीछे ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस वजह से ये जो डेटा है वो कौन सा कहलाएगा, ये रॉ डेटा कहलाएगा ये। ठीक है, तो एक अनऑर्गेनाइज डेटा वो क्या कहलाता है, हमारे पास रॉ डेटा कहलाता है। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा, हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से जो डेटा मिलेगा, अब प्राइमरी सोर्स होता है क्या, मैं बता रहा हूँ कि भाई प्राइमरी सोर्स से जो डेटा मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। और जो सेकेंडरी सोर्स से हमें डेटा मिलेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। अच्छा, प्राइमरी सोर्स होता कौन सा है भाई, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर। जो डेटा रिसर्चर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, वो डेटा हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। सही है, तो जो फर्स्ट टाइम क्या करे, रिसर्चर कलेक्ट करे, वो डेटा जो होगा, वो जो सोर्स होगा, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब सर्वे है या फिर इंटरव्यूज है या फिर आप क्वेश्चनिंग है। अब इंटरव्यू वगैरह में आप क्या कर रहे होते हैं, जो भी इंटरव्यूअर होता है वो क्या कर रहा होता है, डेटा को फर्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन वगैरह कर रहा होगा, तो वो जो क्वेश्चनिंग कर रहा है, इसका मतलब है वो डेटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चनिंग से क्या हो रहा होगा, उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, मज़ाहिर है वो सामने वाला आंसर करेगा,
तो फिर सामने वाले से क्या होगा, कोई ना कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते जाएंगे, वो नोट करते जाएंगे। वो जो नोट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो जो सोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, उसका वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह फिर सर्वे वगैरह में जैसे होता है, इंटरव्यूज में होता है, क्वेश्चनिंग में होता है, जैसे हम क्वेश्चनिंग वगैरह में भी हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, ये सारा कुछ। और दूसरा दूसरा सोर्स क्या होता है, अच्छा ये जो प्राइमरी सोर्स होगा, जैसे मैंने बताया कि जो प्राइमरी सोर्स से आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डेटा, जो सोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कौन सा होगा, कि भाई ऐसा डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड हो, किसी और ने उसको कलेक्ट किया हुआ हो। ठीक है। तो सेकेंडरी वर्ड से पता चल रहा है जो सेकंड हैंड, सही है। तो सेकंड हैंड हो जो डेटा होगा हमारे पास, वो कौन सा कहलाएगा, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है कि डेटा कलेक्टेड बाय अदर, ऐसी डेटा जो कि दूसरों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। जो सोर्स होगा सेकेंडरी सोर्स, जो डेटा होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा वैसे हम दो टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, कि भाई सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा। ठीक है। तो आप अगर कहीं जो है ना, आप डायरेक्टली ये देख ले कि भाई देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा, वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा, तो वो भी सही है। ठीक है। लेकिन उसके पहले भाई सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा से पहले ये सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा आता कहाँ से है, तो ये इनके सोर्सेज जो होंगे वो उनके सोर्सेज कहलाएंगे, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स कहलाएंगे। और जो डेटा होगा वो क्या होगा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखें, अच्छा अब सेकेंडरी जैसे बुक है, बुक, अब आप बुक देखेंगे और बुक में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पड़ी हुई होती है, किसी और बंदे ने क्या की होती है, वो कलेक्ट की हुई होती है, हम जस्ट उसको रीड कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई रिपोर्ट होगा, तो ये रिपोर्ट में भी ऐसे ही है कि भाई डेटा ऑलरेडी क्या है, कलेक्टेड है। ठीक है। जस्ट एक मिनट। ठीक है। तो जैसे रिपोर्ट्स है, न्यूज़पेपर है और आर्टिकल है, वेबसाइट है, ये सारे क्या है हमारे पास, इन सारों में डेटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, जस्ट हम उससे क्या कर रहे होते हैं, और रीड कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि डेटा सारा क्या है, दूसरों से ऑलरेडी जो कलेक्टेड होगा, वो जो कलेक्टेड सोर्स होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। और उससे जो डेटा होगा जो कलेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स से मिलने वाला डेटा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी सोर्स से मिलने वाला डेटा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो कि फर्स्ट हैंड हो, जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम क्या करता है, कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्या हो, कलेक्टेड हो किसी और की तरफ से। सही है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास कितने, क्वालिटेटिव डेटा, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा कौन सी होगी, कि भाई इज द डेटा दैट डिस्क्राइब क्वालिटी, जैसे पता चल रहा है नाम से ही, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी मीन्स क्वालिटी को जाहिर करे, ऐसा डेटा जो किसी को क्या करे, जस्ट क्वालिटी को जाहिर करे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। जैसे कलर है, अब कलर क्या है, जस्ट क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, ये सारे क्या होंगे, जस्ट क्वालिटी को बता रहे होंगे। इसी तरह ग्रेड होगा, तो इसके बाद फिर हमारे पास मेल है, फीमेल है, ये जस्ट क्या हो रहे होंगे, ये क्वालिटी को बता रहे होंगे। ठीक है। तो मतलब वो किसी नंबर फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर कोई डेटा जो है वो नंबर फॉर्म में हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा डेटा जो कि किसी क्वांटिटी फॉर्म में हो, किसी नंबर फॉर्म में हो, जिसको आप काउंट कर सके, जिसको आप किसी नंबर में एक्सप्रेस कर सके, वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। ठीक है। तो इज द डेटा दैट कैन बी मेजर्ड, सही ना, ऐसा डेटा जो कि आप क्या कर सके, मेजर कर सके, वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। और या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सके, एंड कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग काउंटिंग, सही है, और आपके क्या कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके काउंटिंग को इस्तेमाल करते हुए। सही है। जैसे अब ये सारी यानी कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी होगी, जो कि क्वालिटी बताए, और क्वांटिटेटिव डेटा कौन सी होगी, जो कि क्वांटिटी बताए, कोई नंबर बताए, कोई मेजर किया जा सके उसे, सही ना, उसे काउंट किया जा सके, सही है, किसी नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, वो क्या कहलाएगा आपके पास, क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। सही। और क्वालिटेटिव डेटा जो सिर्फ क्या करे, आपको खासियत बताए, कोई कैटेगराइज करे किसी चीज़ को। ठीक है। इसलिए हम क्वालिटेटिव डेटा को क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं। ये आप लिख देना यहाँ पर कि क्वालिटेटिव डेटा इज आल्सो नोन एज व्हाट, कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है। और क्वांटिटेटिव डेटा जो कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो किसी नंबर की फॉर्म में होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। ठीक है। तो जैसे आप मिसाल के तौर पर देखें कि भाई हाइट है, अब ये 5.2, 5.2 क्या है, कोई नंबर है। ठीक है। तो मतलब अगर डेटा आपके पास किसी नंबर फॉर्म में हो गया तो वो कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा। इसी तरह 2 kg, टू क्या है, जिस नंबर है। इसी तरह 20, सही ना, 20 बी जो भी लिखा हुआ है, बॉल वगैरह, सही है। तो अब ये 20 सर, ये असल में क्या है कि भाई ये सारे नंबर्स हैं। तो अब ये जो नंबर की फॉर्म है वो डेटा कौन सा होगा, वो क्वांटिटेटिव डेटा होगा।
ठीक है। तो अब क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा को भी जो है ना हम अलग अलग दो दो हिस्सों में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव डेटा को जो है ना हम डिवाइड करते हैं किसमें, एक नॉमिनल डेटा में, दूसरा कौन सा, ऑर्डिनल डेटा में। ठीक है, सही है। तो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा में क्या करते हैं, नॉमिनल डेटा, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा कौन सा होगा, जिसको आप कोई रैंकिंग नहीं दे सकते, जिसको आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल डेटा कहलाएगा। ऑर्डिनल डेटा कौन सा होगा, जिसको आप कोई ऑर्डर दे सके, कोई जो है ना रैंकिंग दे सके, उस वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन आसान। देखें, डेटा विच पोजेज नॉट, विच डज नॉट पोजेज, ठीक है, डेटा विच डज नॉट पोजेज रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग। ठीक है, ऐसी डेटा जो कि पोजेज नहीं करती हो किसको, रैंकिंग को या फिर ऑर्डर को। सही है, तो वो क्या कहलाती है आपके पास, नॉमिनल डेटा कहलाती है। सही है, और ऐसी डेटा जो कि प्रोसेस करती हो किसको, रैंकिंग को या फिर ऑर्डरिंग को, वो क्या कहलाती है आपके पास, ऑर्डिनल डेटा कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप किसी सिंपल अल्फाजों में ये है कि भाई जो है ना, अगर आप किसी डेटा को क्या कर सकें, किसी ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकें, मतलब किसी असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकें या डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकें, तो वो जो आपके पास डेटा होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डिनल डेटा होगा। ठीक है, और इसी तरह फिर अब नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा जिसको आप किसी ऑर्डर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपके पास क्या कहलाएगा, वो नॉमिनल डेटा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, नॉमिनल डेटा में ज़्यादातर नेमिंग होती है, मतलब अब उसमें नाम वगैरह होता है। ठीक है, तो जो नाम वगैरह के जिस जो डेटा होगा, तो वो सारा क्या कहलाएगा, वो नॉमिनल डेटा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ये दोनों किसकी मिसाल है, माइंड में रखना है आपने कि क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है, तो अब जैसे देखें कि भाई मेल और फीमेल है, अब आप इसको कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेल जो है वो ग्रेटर है फीमेल से, या फीमेल ग्रेटर है किससे, मेल से। सही है, इसी तरह आई कलर है, तो आई कलर में जो है ना आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना कि भाई आया कि ग्रेटर है, गुड है, कैसा है, मतलब आप किसी ऑर्डर वगैरह नहीं कर सकते ना, जैसे कोई नाम है। सही है, तो इसी तरह ब्लू ब्राउन, सही ना, ब्लड ग्रुप। सही है, तो जैसे आई कलर क्या है, ब्लू है या ब्राउन है। सही है, तो आप उसको देखिए ना, ब्लू को ये नहीं कह सकते कि भाई क्या है, ग्रेटर है किससे, ब्राउन से, या ब्राउन ग्रेटर है किससे, ब्लू से, या फिर आपस में दोनों इक्वल है। तो ये इसमें मैथमेटिकली आप इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। सही है, और इसी तरह फिर ब्लड ग्रुप है, अब ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो उस कौन सा जो है ना, मतलब उसमें नंबरिंग वगैरह, उसमें अगेन आप क्या कर सकते हैं, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकते हैं, किसी लिस्ट फॉर्म में नहीं रख सकते उसको कि जो ना कि आप ये 1 पे, ये 2 पे, ये बेस्ट है, ये गुड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिर ऑर्डिनल डेटा में कौन सा होगा, जैसे कस्टमर सेटिस्फिकेशन, पुअर, गुड, बैड, एक्सीलेंट। अब ये देखिए, इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं, रैंकिंग वगैरह कर सकते हैं। सही है, जैसे सपोज आपने सबसे डाउन साइड पे रख दिया किसको, बेड पे, फिर उससे ऊपर आपने रख दिया किसको, पुअर को, फिर उससे आपने ऊपर रख दिया किसको, गुड को, फिर आपने उससे ऊपर रख दिया किसको, एक्सीलेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं, उसको आपने कोई तरतीब जब आप दे देंगे, तो वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा है। तो जैसे ये देखिए, ये 4 एलिमेंट्स है, पुअर, गुड, बैड, एक्सीलेंट, आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब आपने पहले बैड को रखा, फिर पुअर को रखा, फिर आपने गुड को रखा, फिर आपने किसको रखा, एक्सीलेंट को रखा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, आपने एक ऑर्डर दे दिया। ठीक है, फिर इसी तरह ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स में सपोज सबसे पहले टॉप पे आपने रखा ए पॉजिटिव को, फिर आपने किसको रखा, ए को रखा, फिर आपने बी पॉजिटिव को, फिर बी को, फिर सी पॉजिटिव, सी, फिर उसी तरह डी, डी पॉजिटिव एंड फेल। तो देखिए, आपने ये एकेडमिक ग्रेड्स होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं। तो अब अगर क्वालिटेटिव डेटा में किसी डेटा को आप ऑर्डर कर सकते हो, तो वो क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। जो जिसको आप नहीं कर सकते, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल डेटा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा है, वो क्वांटिटेटिव डेटा भी दो में डिवाइड है। एक है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा, दूसरा हमारे पास कौन सा है, कॉन्टिन्यूस डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा कौन सा होगा, इफ द ऑब्जर्वेशन इन अ क्वांटिटी डेटा आर ओनली इंटीजर और होल नंबर, सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, इज अ डिस्क्रीट डेटा। तो ऐसा डेटा जो कि किस में हो, ओनली इंटीजर्स की फॉर्म में हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। ठीक है, मतलब वो जो नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में हो, किस में हो, या तो इंटीजर्स हो, या तो हमारे पास क्या हो, होल नंबर हो, वो डेटा हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 40 होंगे, या तो 60 होंगे, या तो 80 होंगे, या तो 20 होंगे। ये क्या है, जो 40, 60, 80, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। सही ना, मतलब डेसिमल की फॉर्म में नहीं है। अच्छा, सिंपल अल्फाजों में याद रखने के लिए कि भाई जो ना, सादा अल्फाजों में कि डिस्क्रीट डेटा कौन सा, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो, जो कि डेसिमल की फॉर्म में नहीं हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, या फिर जो है ना किसी फॉर्म में जो है ना डेसिमल की फॉर्म में हो गया, वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये क्या है, कोई इंटीजर है, होल नंबर है, तो इसलिए ये क्या हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, और ये किसी डेसिमल फॉर्म में नहीं है, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में। सही है, इसी तरह नंबर ऑफ विजिटर इन अ मॉल,
ठीक है, कि भाई एक मॉल है उसमें जो है ना कितने होंगे विजिटर, 500, 700, 200, 300, तो ये सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। सही है, तो अगर कोई डेटा किसी इंटीजर की फॉर्म में, किसी होल नंबर की फॉर्म में, कोई डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस डेटा कौन सा होगा, कि भाई ऐसा डेटा जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या किसी डेसिमल की फॉर्म में हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस डेटा कहलाएगा। जैसे कंटिन्यूस डेटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सही है, तो अब ये विद इन द रेंज कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे हम 5 और 6 के दरमियान काफ़ी सारे पॉइंट्स सारे होंगे, 5.1, 5.2, 5.3, ये सारे क्या हैं, जितनी भी डेसिमल वैल्यूज है वो सारी ले सकता है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास कोई डेटा है वो डेसिमल की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या विद इन द रेंज कोई भी वैल्यू ले सकता हो, या फिर वो रियल नंबर की फॉर्म में हो, आसान अल्फाजों में, वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस डेटा कहलाएगा। ठीक है, जैसे हाइट है, अब हाइट है आपके पास 5.2 भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकती है, किसी की 4.9 भी हो सकती है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस डेटा आ जाएगा। सही है, इसी तरह टेम्परेचर है 32.5 डिग्री, 32.7 डिग्री, सही है, 28.5 डिग्री, सही है, तो ये सारे किस में, ये आपके पास क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस डेटा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह टाइम है, और आसान अल्फाजों में देखो कॉन्टिन्यूस डेटा को याद रखने का तरीका क्या है कि ऑल मेजरमेंट थिंग्स, जो भी आप चीज़ें मापते हैं, सही ना, वो सारी की सारी किस में आती हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा में आती है। सही है, तो जो भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, मैयर कर रहे हैं, जैसे हाइट है आप मैयर करते हैं, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, ये सारे क्या कर रहे होते हैं आप, जो मैयर कर रहे होते हैं, टाइम में ये आप मैयर कर रहे होते हैं ना, तो जो भी आप मैयर कर रहे हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कॉन्टिन्यूस डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो जो मैयरेबल फॉर्म में ना हो वो डिस्क्रीट, ये एक और डेफिनेशन यहाँ से बन गई, जो मैयरेबल फॉर्म में ना हो वो क्या हो, डिस्क्रीट डेटा होगी, और जो कॉन्टिन्यूस डेटा होगा जो मैयरेबल फॉर्म में हो। ठीक है, और ये किस में होता है, हमेशा डेसिमल में होता है या फ्रैक्शन में होता है। सही है, और ये कौन सा होगा, डिस्क्रीट, मतलब जो इंटीजर की फॉर्म में या होल नंबर की फॉर्म में, वो क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट क्या है, कि एक नंबर जो है वो कितना फ्रीक्वेंट है, कितनी मरतबा, कितना ज़्यादा वो आकर कर रहा है, कितनी मरतबा वो जो है ना अपीयर कर रहा है किसी डेटा में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर इन अ डेटा सेट। ठीक है, कि भाई आया के जो डेटा सेट में जो है वो एक नंबर कितनी मरतबा क्या कर रहा है, वो अपीयर कर रहा है। जैसे ये 50, 70, 68, 70, 76, 68, 80, तो यहाँ पर अगर हम 70 की पूछना चाहें कि भाई 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर 2 है। सही ना, क्यों 2 है, कि भाई जैसे 70 कितनी मरतबा आकर कर रहा है, 2 मरतबा आकर कर रहा है, एक मरतबा ये रहा, एक मरतबा ये रहा, तो 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस अपेयर कर रहा है इसमें। इसी तरह फिर आप 68 की देखना चाहें तो 68 कितना है, 1, ये 2 टाइम, तो इसका मतलब है 68 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हुई। इसी तरह 50 देखें, 50 कितनी मरतबा अपेयर कर रहा है, एक मरतबा अपेयर कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हुई, 1 हुई। इसी तरह 80 की कितनी हुई, 1 हुई। 76 की कितनी हुई, 1 हुई। 70 की तो हमें ऑलरेडी हमने बता दी कि वो 2। सही है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असल में क्या होता है, एक टेबल होता है जो हम मार्क्स के साथ हम जब उनकी फ्रीक्वेंसीज को लिख देते हैं किसी टेबल फॉर्म में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे क्या लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टेबुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप डेटा कंसिस्टिंग ऑफ क्लास एंड ग्रुप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक टेबुलर डिस्क्रिप्शन होता है किसका, ग्रुप डेटा का, जो कि कंसिस्ट करता है क्लास एंड ग्रुप्स को। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जैसे भी लिख सकते हैं, क्लास एंड ग्रुप्स और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जैसे लिख दिया आप, कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अगर कोई, ठीक है, तो आगे हम दोबारा रिपीट करते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टेबुलर डिस्क्रिप्शन होता है किसका, ग्रुप डेटा का, और जो कि कंसिस्ट करता है किस पे, क्लास ग्रुप्स, और उसके अलावा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। जैसे देखिए ये मार्क्स है हमारे पास, उसके अलावा फिर ये जो ना वो क्लास है, क्लासेज है, और उसके बाद ये क्या है उसकी, उसके सामने हर क्लास के सामने क्या लिख दी हमने, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक वर्ड है ग्रुप डेटा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, अनग्रुप डेटा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाई रॉ डेटा कौन सा होगा, जो कि अनग्रुप्ड होगा। सही है, तो अनग्रुप डेटा जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो जो रॉ डेटा है वो हमारे पास अनग्रुप डेटा है।
सही। और इसी तरह फिर जो है ना, जब आप उसकी कोई क्या करते हैं, मतलब एक तरतीब की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो जो डेटा आ जाता है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाता है। सही है। तो जब डेटा ग्रुप की फॉर्म में आ जाए, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रुप डेटा कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थी एक और भी, कि भाई जैसे प्राइमरी डेटा है, अब प्राइमरी डेटा जब आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे, वो भी क्या होगा, वो भी सारा तो अनग्रुप्ड होगा। ठीक है। तो ये डेटा, इसमें रॉ डेटा और प्राइमरी डेटा में फ़र्क क्या है कि भाई रॉ डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, सही है, प्राइमरी डेटा जो आप फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो डेटा आपने क्या किया, उसको कलेक्ट किया, सही ना, वो भी क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से उसको क्या कहेंगे, आप रॉ डेटा कहेंगे। तो जब आप उसको क्या करेंगे, जब आप उसको किसी तरतीब में लिख देंगे, जो तरतीब में लिखने के बाद वो डेटा जो है वो प्राइमरी तो होगा, लेकिन वो डेटा रॉ डेटा नहीं होगा। सही ना, क्यों, क्योंकि रॉ डेटा कौन सा होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड हो। तो इसका मतलब है कि जो है ना, आप प्राइमरी डेटा को आप रॉ डेटा नहीं कह सकते। सही है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस है। सही है। तो प्राइमरी डेटा कौन सा होगा, जो कि मतलब आप उसको अगर आप जब उसको तरतीब दे देंगे, तो वो डेटा जो है ना, वो क्या कहलाएगा, वो उसके पास, आपके पास वो ग्रुप डेटा कहलाएगा। फिर वो रॉ डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हो गया, क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा। तो जब तक अनऑर्गेनाइज्ड है, आप उसको रॉ डेटा कह सकते हैं। जब आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, अब उसको रॉ डेटा आप नहीं कह सकते हैं। सही है। तो जब ऑर्गेनाइज कर दिया आप, उस इसी को ही आपको क्या कहते हैं, आप ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है। तो जब तक नहीं है तो फिर अनग्रुप, जब जब आपने क्या कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो फिर आपके पास वो क्या होगा, ग्रुप डेटा होगा। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए वर्ड यूज हुआ था कि ग्रुप डेटा, कि भाई अब जब आप ये डेटा है, जब आप इसको किसी तरतीब की फॉर्म में लिख देंगे, मतलब आपने 50 पहले लिख दिया, 68 फिर लिख दिया, उसके बाद फिर आपने क्या रख दिया, फिर आपने फिर 70 रख दिया, फिर 76 रख दिया, तो फिर आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास सारा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा कि भाई जो है ना, ग्रुप डेटा कहलाएगा। सही है। जैसे हमने यहाँ पर भी मिस्टेक की हुई है, कि भाई पहले 50, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर 68। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना था कि भाई 68 आपने रखा, फिर आपने उसके बाद क्या रखा, आपने 70 रखा, फिर उसके बाद आपने कितना रखा, 76, 76 रखा, फिर आपने कितना रखा, 80 रखा। अब 68 कितनी मरतबा आकर कर रहा है, दो मरतबा आकर कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद 70 कितनी मरतबा आकर कर रहा है, वो दो मरतबा आकर कर रहा है। जैसे ऊपर वाले की मिसाल ही लिख रहे हैं हम। ठीक है। और ये कितनी मरतबा आकर कर रहा है, वन मरतबा। ठीक है। तो अब देखें, ये फ्रीक्वेंसीज थी, उस फ्रीक्वेंसीज को हमने कैसे लिखा, इनको क्लास मार्क्स बोला हमने, क्लास मार्क्स। और फिर उसके बाद जो है ना, आप इसको भी सही कर दें, क्लास क्लास मार्क्स। सही है। तो आपने इन सारों को क्या बोला, क्लास मार्क्स बोला, और कितनी इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कितनी कितनी मरतबा आकर कर रहे हैं, उनके सामने लिख दिया। तो अब ये जो टेबुलर डिस्क्रिप्शन है, वो टेबुलर डिस्क्रिप्शन ये पूरी क्या कहलाएगी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ठीक है, कि भाई 51 टाइम है, 68 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, 70 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, 76 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, 80 कितनी टाइम है, 1 टाइम है। तो ये जो टेबुलर डिस्क्रिप्शन है, वो आपके पास क्या है, वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये टेबुलर डिस्क्रिप्शन हमेशा किसकी होती है, ये एक ग्रुप डेटा की होती है। ठीक है। ये हमेशा किसकी होती है, ये ग्रुप डेटा की होती है। ठीक है। तो इसी तरह फिर, अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपके पास कौन सा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। जो क्लास मार्क्स होते हैं वो किसी सिंगल वैल्यू बेस्ड होते हैं, जैसे 50 है, 68 है, 70 है, 78, 76 है, 80, ये सारी एक ही वैल्यू है। तो विद इन द रेंज नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब आप 50 से लेकर 40 तक, फिर 68 से लेकर 70 तक, फिर 70 से लेकर 80 तक, फिर 76 से लेकर 90 तक, फिर 90 से लेकर 100 तक। तो अगर आप तो किसी क्लास की फॉर्म में, मतलब किसी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में जब भी होगा, तो वो एक मतलब रेंज डिफाइन करेगा कि भाई इस जगह से लेकर इस जगह तक। ठीक है। तो आगे आएगा, आपको और भी क्लियर हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा आपके पास। ठीक है। वो कौन सी होगी, फिर वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है। तो अगर बात ये जो है ना, क्या है कि भाई कंटिन्यूस जो है ना, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो टेबल्स जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। आप पूरा लिख देना। सही है। तो ये हमारे पास कौन सा, ये डिस्क्रीट की मिसाल है। सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कि भाई रेंज के डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। सही ना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। सही है। जैसे अब ये डेटा है 50, 70, 70, 80, 80, 90। अभी इसमें ये सारे जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन है, ये वैल्यूज़ है। सही है। अब इसमें से जब आप हाईएस्ट में से जो लोवेस्ट है, सही ना, वो क्या कर दें, माइनस कर दें। मतलब मैक्सिमम में से आप क्या कर दें, मिनिमम माइनस कर दें। वो आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा, इसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है। जैसे इसमें मैक्सिमम कितना है, 99 है, और मिनिमम कितना है, 50 है। तो आपने 99 में से 50 माइनस किया, तो आपको कितना मिला, ये 49 मिला। तो ये 49 इसका क्या हुआ, बेसिकली इसका रेंज हो गया। ठीक है।
इसी तरह फिर आपके पास क्लास लिमिट्स क्या होती है कि भाई जो है ना, ये असल में एक नंबर्स होते हैं, सही ना। कौन से नंबर होंगे कि भाई किसी क्लास को पहचानने के लिए जो है ना हमारे पास क्या होंगे, ये नंबर होंगे, सही ना। कि क्या कह रहा है कि दीज आर नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ क्लास, फॉर ईच क्लास देयर इज अ लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो हर क्लास के लिए क्या होती है, एक लोअर क्लास लिमिट होती है और अपर क्लास लिमिट होती है। तो हमने बोला ना कि भाई ये क्या है, नंबर्स हैं जो कि किसी क्लास को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सही है। तो जैसे ये देखिए 20 से लेकर कहाँ तक, 40 तक, ये क्या आपके पास क्लास है, सही है। अब ये जो 20 है इसका क्या कहलाएगा, इसका लोअर क्लास लिमिट कहलाएगा, और ये जो 40 है वो क्या कहलाएगा, इसका अपर क्लास लिमिट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखिए 40 टू 60, 40 आपके पास क्या कहलाएगा, इसका लोअर क्लास लिमिट होगा, और 60 क्या होगा, इसका अपर क्लास लिमिट होगा, सही है। तो बेसिकली ये 20 और 40 क्या है, एक नंबर्स है जो कि किसी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये इस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है, किस क्लास को, 40 से लेकर 40 तक। ये इसका लोअर लिमिट है, ये इसका क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, अच्छा ये मैं बता रहा था ना, जैसे कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो क्लास मार्क्स होगी वो इस टाइप के लिखे होंगे, मतलब 20 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 60 तक। फिर हम उसमें बताएंगे कि 20 से लेकर 40 तक फलाना नंबर कितने जो है ना, मतलब एक नंबर है वो कितनी मरतबा कर रहा है। फिर 40 से लेकर 60 तक वो एक जो नंबर है वो कितनी मरतबा कर रहा है, तो उसके सामने लिखते जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस इस टाइप के होता है, जब प्लस मार्क्स इस टाइप के हो जाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो एक कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्लास इंटरवल आता है। क्लास इंटरवल बाई इट इज़ डिनोटेड बाय एच, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्रीज। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्रीज। जैसे एक मिनट, अच्छा, बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्रीज का है, या फिर आप क्या कहें कि भाई डिफरेंस बिटवीन ये अपर क्लास एंड लोअर क्लास ऑफ अ क्लास। ठीक है, अब अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस निकाल दें किसका, यूसीएल का और एलसीएल का। एलसीएल क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, और यूसीएल क्या है, अपर क्लास लिमिट है। तो आप यूसीएल में से अगर आप एलसीएल क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, वो क्लास इंटरवल मिलेगा। अच्छा, फॉर ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार यूज़ होगा आपके क्वेश्चन वगैरह में, ये फॉर्मूला। तो फार्मूला क्या है कि भाई एच, अच्छा इसको एच से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको हम ये भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास की विड्थ होती है। ठीक है, जैसे ये 40 में से माइनस किया अपने 20, तो कितने आपको मिलेंगे, 20, तो वो आपके पास इसका क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, तो तो ये क्या है कि भाई जब आप तमाम क्लासेस के लिए, क्योंकि क्लासेस काफ़ी सारी ज़्यादा होंगी, तो उन सारे क्लासेस के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहता है कि एच इज इक्वल टू 1/10 एम, से ना पावर एम। अच्छा, ये जो ये है, ये ब्रैकेट्स नहीं है, इसको हम कहते हैं सेलिंग अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि भाई आर ओवर के मल्टीप्लाई 10 एम। आर क्या है, इसमें रेंज है। ठीक है, आर क्या है, इसमें रेंज है। और क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं, कि भाई अब उसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 10 से 5 6 6, जैसे 2 लिखी हुई है, तो ऐसे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सही ना। तो उसके लिए फिर हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर वो नंबर्स पुट कर देते हैं, 5 क्लासेस तो 5 पुट करेंगे, आर जैसे 49 है, देखिए 49 रख देंगे। और एम क्या होगा, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो ये तो देखिए क्या लिखा होगा, के इज द नंबर ऑफ क्लासेस, के क्या होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, आर इज द रेंज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है ना, एम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या है कि डेटा में जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, जैसे ये देखें 4.5, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 है, क्योंकि आफ्टर द पॉइंट कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो अगर ये होता 5 2, सही ना, 4.52, तो कितने हो जाते हैं, वो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अगर होता 5 2 3, तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितनी हो जाती, 3 हो जाती। ठीक है, तो अब जैसे इसमें 4.5 है, तो 4.5 इसका मतलब है मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डेटा को देख के हम जो है ना डिसाइड करेंगे क्या है कि उसमें डेटा में जो है, जो ऑब्जर्वेशंस मिली हुई है हमें, उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने। अगर डेसिमल प्लेस 1 होगा तो एम की वैल्यू 1, डेसिमल प्लेस 2 होगा तो एम की वैल्यू 2, डेसिमल प्लेस 3 होगा तो एम की वैल्यू 3। अगर डेसिमल प्लेस है ही नहीं, मतलब डेटा जो है वो आपके पास डिस्क्रीट है, सही है, जैसे पीछे था उसमें क्या था, 50 था, 70 था, उसमें कोई डेसिमल प्लेस था ही नहीं, पॉइंट की फॉर्म में था ही नहीं वो, तो उस केस में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। सही है, जैसे ये लिखा हुआ भी है कि भाई m is equals to 0 if data is discrete, so if data is continuous with the value up to 1 decimal place, then m is equals to 1। अगर 1 decimal place पर होगा तो डेटा m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, एंड सो ऑन से मुराद अगर 2 होगा तो 2, 3 होगा तो m की वैल्यू 3, 4 होगा तो 4, डेसिमल प्लेस तक होगा तो 4, इसी तरह। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि भाई ये जो है ये ब्रैकेट्स नहीं है,
ये किस चीज़ को शो करता है? डिनोट्स द सेलिंग अप्रोक्सीमेशन टू गेट अ फाइनल इंटीजर वैल्यू ऑफ एच। सही ना, किसके लिए? ताकि आपको जो वैल्यू मिले वो आपको क्या मिले? एक इंटीजर मिले। सही ना, एच की वैल्यू हमें क्या चाहिए होती है? एक इंटीजर चाहिए होती है। सही है, तो अब जैसे देखें कि भाई सेलिंग अप्रोक्सीमेशन लाइक एन ऑपरेटर होता है। सही है, जैसे देखिए 4.5 है, अब 4.5 को सेलिंग अप्रोक्सीमेशन से जब आप बाहर निकालेंगे डायरेक्ट आप क्या कर देंगे? उसको 5 कर देंगे, मतलब आपको जो इससे अगला इंटीजर होगा वो लेंगे आप। जैसे 4 से अगला इंटीजर कौन सा है? 5 है, तो उन्हें 5 लिया। सही। अच्छा, अगर कोई डिस्क्रीट फॉर्म में, तो जैसे 4 है, 4 डिस्क्रीट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो 4 को क्या लेंगे हम? 4 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में। सही है। इसी तरह 2.3 है, 2.3 को आप डायरेक्ट क्या कर देंगे? 3, यानी कि उससे जस्ट बड़ा नंबर जो इमीडिएटली ग्रेटर नंबर जो होगा वो हम क्या करेंगे? लिखेंगे। जब भी डेसिमल फॉर्म में होगा, तो सेलिंग अप्रोक्सीमेशन में जब भी कोई नंबर आए किसी डेसिमल फॉर्म में हो, तो उससे इमीडिएटली ग्रेटर इंटीजर जो होगा वो हम क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे 4.5, 4 से इमीडिएटली ग्रेटर कौन सा होता है? 5 होता है। 2.3, 2 से इमीडिएटली ग्रेटर कौन सा होता है? 3 होता है। तो हमने क्या कर दिया? ये 3 लिख दिया। अब ये किसने किया? ये सेलिंग अप्रोक्सीमेशन ने किया, ठीक है। ये जो सिंबल होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। सही है, तो ये माइंड में रखना है आपने, ये यूज हो गया कि सारी ये चीज़ें। तो नंबर ऑफ क्लासेस, अच्छा अब कि भाई कितनी क्लासेस है? 5 है, 10 है, 18 है, 15 है, जितनी भी क्लासेस हैं। सही है, वो हम क्या करते हैं? किससे निकालते हैं? ये जो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? उसका फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस 3.322 log n, ठीक है। एन क्या होगा? एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5 है, 10 है, मतलब वैल्यूज कितनी है? 10 है, 8 है। सही है, तो वो क्या होगी? हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। सही है, तो ये इसका फार्मूला है। अच्छा, एन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। एन के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि वो 15 और 200 के दरमियान क्या करना चाहिए? लाई करना चाहिए। और के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि क्लास लिमिट्स कितनी होनी चाहिए? तो 5 और 15 के दरमियान होनी चाहिए, तब जाके ये फार्मूला क्या होगा? ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इस रूल को क्या कहते हैं? विच इज़ कॉल्ड स्टर्क्स रूल 1926, और ये कब दिया था उसने? 1926 में दिया था। सही है, तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? स्टर्क्स रूल कहते हैं। और उसके अलावा जो है ना, कब दिया था इसने? 1926 में दिया था। और ये जो एन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 15 से 200 के दरमियान लाई करती है। और के कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 5 से 200 के दरमियान क्या करता है? वो लाई करता है। सही है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सपोज अब एन की वैल्यू फॉर सपोज 25 है, तो अब जब 25 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 3.322 इस तरह आपने लिखा log 25। तो log 25 की वैल्यू आपने निकाली, फिर उनको 1 उसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर देन प्लस 1 किया, तो आपको कितना मिला? 5.6439। अब क्योंकि ये सेलिंग अप्रोक्सीमेशन है, अब सेलिंग अप्रोक्सीमेशन 5 से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन सा होता है? 6, तो 6 आ गया, ठीक है। आपने राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो राउंड ऑफ अगर पीछे करते तो जैसे पीछे लिखा हुआ था 2.3, तो 2.3 कभी भी 3 में नहीं जाता। सही है, तो उसको जस्ट हम 2 लिखते हैं। तो ये सेलिंग अप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सही है, तो आपने किस पे फोकस करना है? आपने देखना है कि जैसे इससे बड़ा नंबर कौन सा है, भले ये 5.1 ही क्यों ना होता, तो हम फिर भी हम इसको क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। सही है, तो स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, क्लासेस के दरमियान स्पेस कितना है? सही है, और उन मतलब दो क्लासेस के दरमियान, एक तो होता है क्लास की विड्थ अंदर वाली, जैसे मैंने पीछे बताया था कि 40 माइनस 60, 40 माइनस 40 माइनस जो 20 किया था तो हमें 20 मिला था, तो वो 20 एक्चुअली क्या था? ये जैसे देखें कि भाई 40 माइनस 20 किया, अब ये क्लास की विड्थ है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है क्लासेस की जो स्पेसिंग, मतलब आप एक और दूसरे की दो क्लासेस के दरमियान स्पेस कितना है, वो हमारे पास किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं? d इज इक्वल टू 1/10^m। सही है, या फिर हम कभी कभार कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इट इज द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास ऑफ अ क्लास एंड अपर क्लास ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो डिफरेंस होता है एक क्लास का आप लोअर क्लास लें, दूसरा आप क्या ले लें? नेक्स्ट क्लास का अपर क्लास लिमिट ले लें, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? स्पेसिंग कहलाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से हम डी इसको अच्छा डिनोट किससे करते हैं? डी से करते हैं। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? डी इज इक्वल टू 1/10^m। सही है, फॉर डिस्क्रीट अगेन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर डेटा कितना होगा? 1 डेसिमल प्लेस, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक होगा तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 3 डेसिमल प्लेस तक होगा तो जैसे लिखा हुआ भी है कि अगर एम की वैल्यू कितनी है? 2 होगी, तो डी कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपन में कितना होगा? 1/100 होगा। 1/100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0.01 मिलेगा। और अगर यहाँ पर एम की वैल्यू 1 होगी तो 1/10, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 को जब 1 को डिवाइड करेंगे जब 10 से, तो हमें कितना मिलेगा? 0.1। तो कहना क्या है कि भाई एम की वैल्यू डिपेंड अगेन करती है किसके ऊपर? डेसिमल प्लेसेस के ऊपर, कि कितने डेसिमल प्लेसेस है उसमें। सही है, फिर उसके बाद क्या है? क्लास बाउंड्रीज, कि भाई क्लास बाउंड्री कौन सी होगी? कि भाई द नंबर दैट सेपरेट अ क्लास फ्रॉम नेक्स्ट एडजेसेंट क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। फॉर अ क्लास इट्स लोअर एंड अपर बाउंड्रीज आर ऑब्टेन्ड। सही है, कि भाई ऐसा नंबर जो कि एक क्लास को दूसरे क्लास से क्या करती है? वो सेपरेट करती है। सही ना, अ नंबर दैट सेपरेट अ क्लास फ्रॉम
नेक्स्ट एडजेसेंट क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, ऐसा नंबर जो एक क्लास को दूसरे क्लास से क्या करे, वो नेक्स्ट एडजेसेंट क्लास से क्या करे, सेपरेट करे, वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसके पास क्लास बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट एक अलग चीज़ है और लोअर क्लास बाउंड्री एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये माइंड में रखना है आपने, कंफ्यूज ना करें आपको कि अच्छा अब लोअर क्लास बाउंड्री को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाय टू। अब डी क्या है इसमें, अगेन ये स्पेसिंग है कि भाई डी की जितनी भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर 0.1 है, 0.1 को डिवाइड करोगे आप 2 से, फिर जो भी लोअर क्लास लिमिट होगा उसमें से आप इसको माइनस कराएंगे। सही है, और अपर क्लास बाउंड्री कैसे मिलेगी आपको, एल सी एल प्लस डी बाय टू से। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, लोअर अपर क्लास बाउंड्री मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना लोअर क्लास बाउंड्री के लिए है और ये किसके, अपर क्लास बाउंड्री को कैलकुलेट करने का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो अपर क्लास और लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कि भाई जो ना, जो कि एक क्लास को दूसरे क्लास से क्या करे, उसको नेक्स्ट एडजेसेंट क्लास से उसको क्या करे, सेपरेट करें। ठीक है, अच्छा जैसे ये देखिए, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि क्लास मार्क्स। सही ना, क्लास मार्क्स क्या होती है कि सेंट्रल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल होगी। सही ना, जैसे ये सपोज 7.4 7.4 है और दूसरा क्या है 7.6 है, तो 7.4 और 7.6 को जब आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, जैसे लिखा हुआ ना एल सी एल प्लस यू सी एल। तो एल सी एल यानी कि लोअर क्लास लिमिट क्या है 7.4 एंड यू सी एल अपर क्लास लिमिट जैसे 7.6। तो यू सी एल सी एल और प्लस यू सी एल जब आप करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, क्लास मार्क्स मिलेगा, यानी कि मिड पॉइंट जो होगा इन दोनों का। सही ना, मिड पॉइंट कैसे करते हैं हम भाई, इन दोनों को आपने ऐड किया उसके बाद डिवाइड किया किससे, 2 से, वो आपको क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। वो जो मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, क्लास मार्क्स कहलाता है। सही है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी, द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज द क्लास ऑफ ऑल frequencies up to that class is the sum of is the cumulative frequency is the sum of all is the sum of all the classes। ये गलत लिखा हुआ है तो इसको सही करते हैं हम। तो cumulative frequency is the sum of all classes up to that class। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सम होती है किसकी, ऑफ ऑल क्लासेस अप टू दैट क्लास। मतलब जिसकी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाह रहे होंगे तो उन सबको जो है ना पिछले सारी क्लासेस को ऐड करेंगे तो आपको जो मिलेगी। अब आपको ये एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बेहतर रहेगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन से आपको बाउंड्रीज का सारा पता चल जाएगा कि क्लास बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारा क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है तो इससे जो है वाइंड अप कर देंगे फिर हम। तो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। ठीक है, अब ये टेबल मिला हुआ है, इसके लिए हमने क्या करनी है, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए कि हियर n इज इक्वल टू 50। n इज इक्वल टू 50 कैसे है कि भाई आप ये जगह 3 + 5 8, 8 + 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये जो भी है सारों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ये जो 3 5 9 14 11 6 और 12 इन सारों को फ्रीक्वेंसीज को जब आप ऐड करेंगे तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको n की वैल्यू 50 मिल जाएगी। ठीक है, और d 0.1 है। 0.1 कैसे है, जैसे देखें पीछे कि भाई इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 1 है। सही है, और हमने पीछे फार्मूला पढ़ा कि भाई d का फार्मूला क्या होता है, 1/10m। तो एन m की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 होती है। सही ना, कह रहा है ना कि अब m की वैल्यू जब 1 थी तो 0 पॉइंट कितना होगा, वो 1 होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देखें कि भाई d की वैल्यू आपके पास कितनी मिली, डी की वैल्यू आपको 0.1 मिली। 0.1 मिलने की वजह क्या थी कि 1 डेसिमल प्लेस था। अगर 1 डेसिमल प्लेस है 0.1, 2 डेसिमल प्लेसेस है 0.2, 3 डेसिमल प्लेसेस है 0.3, इसी तरह। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मिली हुई थी, ये चीज़ भी आपको मिली हुई है। सही है, और उसके अलावा आपको सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, 0.1 ये फाइंड किया। ठीक है, क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री का लोअर क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं और अपर क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा। फार्मूला क्या था कि भाई एल सी एल माइनस डी बाई टू, यानी कि लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू। सही है, तो डी आपको पता है 0.1, एल सी एल भी आपको पता है, गिवन होगा यहाँ पर। सही है, और टू भी आपको पता है। इसका मतलब है आप कैसे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे देखें कि भाई ये देखें, ये आपके पास एल सी एल है 7.1 माइनस डी बाई टू, ये माइनस 0.1 डिवाइड बाई टू, तो आपको क्या मिलेगा 7.05 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसी तरह फिर अब जो है ना क्या करेंगे आप, तो
अगर आप जो है क्या करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि कैलकुलेटर है जैसे ये क्या मिला हुआ है 7.1, सही है कि 7.1 में से आप क्या करें, माइनस करें किसको, 7.1 माइनस करें किसको 0.1 डिवाइड बाय कितना 0.1 डिवाइड बाय कितना 2, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 7.05, सही है। फिर इसी तरह नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट फार्मूले फिर था प्लस, सही है। तो प्लस आप देखेंगे कि भाई अपर क्लास लिमिट कैसे फाइंड कर रहे थे हम, कि भाई ये जैसे ये फार्मूला है एल सी एल प्लस डी बाय टू, यानी कि लोअर क्लास लिमिट प्लस डी बाय टू। यहाँ पर शायद मिस्टेक होगी, यहाँ पर अपर क्लास लिमिट आएगा यू सी एल आएगा शायद यहाँ पर ना। क्लास बाउंड्रीज के लिए एक मिनट में चेक करूँ, वेरीफाई करता हूँ इसको, क्लास, ठीक है। तो अपर क्लास लिमिट होगा यहाँ पर, कहाँ पर, और यहाँ, सही है। यहाँ पर क्या होगा, यू आएगा, सही है। तो यहाँ पर यू सी एल यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू, सही है। अब अपर क्लास लिमिट क्या है इसमें, ये अपर क्लास लिमिट है 7.3, सही ना, और डी आपको मिला हुआ है 0.1 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा 7.35 मिल जाएगा, सही है। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्लास ये एल सी एल है, और फिर इसी तरह माइनस डी बाई टू, तो माइनस डी बाई टू यानी कि 0.1 डिवाइड बाई टू तो कितना मिलेगा 7.35, और इसी तरह फिर आपका यू सी एल यानी कि यू सी एल यू कितना, यू सी एल कितना है 7.6 प्लस डी बाई टू, सही ना, प्लस डी कितना है 0.1 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको कितना मिलेगा 7.65। अब आपको यहाँ से देखिए कांस्टेंट डिफरेंस मिलता जाएगा, देखिए कि भाई आपने एक मतलब एक कैलकुलेट कर लिया ना, फिर आगे चीज़ें इजी होती है। 7.05 है, 38 किया 7.35, फिर 38 किया 7.65, फिर 38 किया 7.95, फिर 38 किया 8.25, फिर 38 किया 8.55, फिर 38 किया 8.85, सही ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए 7.35, फिर 30, फिर 30 ऐड करते जाएंगे। तो आप फर्स्ट क्लास जब आप निकालेंगे, फर्स्ट दो क्लासेस निकालेंगे तो बाकी चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, सही है। और फार्मूला लोअर क्लास लिमिट के लिए, लोअर क्लास बाउंड्री के लिए और अपर क्लास बाउंड्री के लिए मैंने पीछे बता दिया कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया, सही है। उसके बाद हमारे पास क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क्स के लिए हमें क्या करना होता है, इनको ऐड करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है किससे, 2 से, ठीक है। तो जैसे 7.1 प्लस 7.3 तो कितना हो जाएगा ये 14.4, तो 14.4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 पॉइंट कितना मिलेगा 2। इसी तरह 7.4 प्लस 7.6 तो ये कितना होगा 7 पॉइंट और 7.4 प्लस 7.6 डिवाइड बाई 2 तो हमें कितना मिलेगा 7.5 मिल जाएगा। फिर इसी तरह 7.7 प्लस 7.9 तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह सारों को ऐड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये क्लास मार्क्स यहाँ से मिल जाएगी हमें, सही है। और ये फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी मिली हुई थी। अच्छा लास्ट में हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो पहला नंबर होगा आप उसको एज इट इज लेके आए, सही है। फिर अब नेक्स्ट नंबर जो भी होगा अब इसमें पिछली प्लस कर दें, 5 प्लस 3 यानी कि उससे पिछली जो भी आ रही है 5 प्लस ये वाला 3 तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। इसी तरह फिर 9 प्लस ये वाला 8 तो कितने हो जाएंगे 7। फिर इसी तरह 14 प्लस 17 तो कितने हो जाएंगे 31। फिर इसी तरह 11 प्लस 31 तो कितने हो जाएंगे 42। 6 प्लस 42 तो कितने हो जाएंगे 48, सही है। और इसी तरह 2 प्लस 48 तो कितने हो जाएंगे 50, सही है। इसका मतलब है देखिए अगर आप इस क्लास की बात कर रहे हैं तो उससे पिछली सारी जितनी भी है वो इनको ऐड कर रहे हैं। ये 17 किसको शो कर रहा है, इससे पिछली जितनी भी है 9, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, ये 17 हो जाएंगे। तो अगर आप इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये और इस क्लास की पिछली सारी सम, सही है। तो इसलिए आप डेफिनेशन अब दोबारा अगर आप समझना चाहें तो भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ ऑल क्लासेस अप टू दैट क्लास, यानी कि सम होता है उन तमाम क्लासेस का उस क्लास तक, ठीक है, उस क्लास तक। जैसे देखिए मैंने इसका बताया कि भाई आप 14 की आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि भाई ये सम होगा किसका, ये सारी क्लासेस का उस क्लास तक, इस क्लास यानी कि 14 क्लास तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी 14 क्लास, यानी कि हर मरतबा जितनी जिस क्लास की भी आप निकाल रहे हैं उसमें आप पिछली सारी ऐड करेंगे। पिछली सारी ऐड करने का आसान तरीका यह होता है कि जो को पिछला नंबर मिलता जाए उसको ऐड करते जाए। जैसे 9 प्लस 8 कितना था 17, 14 प्लस कितना था 7 31, 11 प्लस 31 कितना था 42, 6 प्लस 42 कितना था 48, 2 प्लस 48 कितना था 50। तो ये आपको सारे मिलते गए। अच्छा फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 50 मिलना चाहिए, इसका मतलब आपने सही किया। इसी तरह ये भी कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, क्यों लास्ट में क्या आना चाहिए 50। अगर ये 50 नहीं आता तो इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने गलत निकाली है। अच्छा अभी यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने चाहिए, नोट करने वाली क्या है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द यूसीबी ऑफ अ क्लास एंड एलसीबी ऑफ नेक्स्ट क्लास आर सेम। तो देखें यूसीबी यानी कि अपर क्लास बाउंड्री, सही है, इसके देखें अपर क्लास बाउंड्री और एलसीबी, तो ना लोअर क्लास बाउंड्री दोनों की क्या है सेम है। ये चीज़ें नोट करने जैसी है।
ये लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री एक्चुअली हम निकालते हैं किस लिए है कि भाई ताकि उनका जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उनको कॉन्टीन्यूस बनाया जा सके। जब ये हिस्टोग्राम वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें ये बहुत मीनिंगफुल होगा, सही ना, कि भाई क्योंकि आप वो जो है ना हिस्टोग्राम में हम कोई गैप वगैरह नहीं देंगे, तो वो गैप वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है, तो हम सारी ये चीज़ें जो पढ़ रहे हैं हम सारी उन चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये ऑलरेडी पता होनी चाहिए, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे जो ना क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है, एडिंग एच सक्सेसिवली इन स्टार्टिंग एल सी बी वी गेट ऑल रिमेनिंग क्लासेस, है ना, जैसे मैंने बताया कि अब आप जब एच ऐड करेंगे इसमें, यानी कि कॉन्स्टेंट डिफरेंस जो होगा वो ऐड करेंगे, तो आप देखें कि भाई आप कॉन्स्टेंटली 30 ऐड करते जा रहे थे, सही है, तो वो कह रहा है ना कि एच सक्सेसिवली इन स्टार्टिंग एल सी बी वी गेट ऑल रिमेनिंग बाउंड्रीज, सही ना, कि भाई हमने सारी हमारे से हम क्या कर रही बाउंड्रीज हासिल की यहाँ से। वी कैन गेट ऑल रिमेनिंग क्लासेस क्लास मार्क्स बाय एडिंग एच, सही ना, हम क्लास मार्क्स को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बाय एडिंग एच, यानी कि इनका डिफरेंस देखें, जो इनका डिफरेंस होगा वो आप निकालें 7.35 माइनस 0.05, तो आपको कितना मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो आपको कितना मिलेगा 0.3, तो ये देखें ये 0.3 के डिफरेंस से ही है, सही है, तो आसान तरीका बिल्कुल, वापस आप इसको छोड़ दें भले कि सिर्फ इनको ऐड करते जाए, कंफ्यूज ना हो। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास दैट क्लास इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया कि भाई जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी आखिर में जब भी आप निकालेंगे, सही ना, तो लास्ट केस की 50 के बाद जैसे एन की वैल्यू 50 थी, तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए, सही है। तो मेन इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट वन है, ये आप लाजमी नोट करें इसको कि यू सी बी एंड एल सी बी, सही ना, ताकि हम जब हिस्टोग्राम क्रिएट करें तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, सही है। तो देखिए जैसे इन दोनों की आपस में क्या है कि भाई इसके अपर क्लास और इसका लोअर क्लास दोनों क्या है, सेम है, इसका देखिए इसका अपर क्लास लोअर क्लास क्या है, सेम है, इसका अपर क्लास लोअर क्लास सेम है, अपर क्लास लोअर क्लास सेम है, अपर क्लास लोअर क्लास सेम है, ठीक है। तो ये किसकी थ्रू हुआ, ये क्लास बाउंड्रीज के थ्रू हुआ, सही है। तो ये था हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसका जो है 22.1 हम जो है ना वो कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, तो चीज़ें सारी इसी बेस्ड होगी, तो वो सारी जो है ना इंशाल्लाह हम इजीली कर लेंगे। अगर ये फार्मूलाज वगैरह याद होंगे तो वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह का अटेम्प्ट करना जो है ना हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा फिर वो।